हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 182। इससे पहले इस कहानी के 181 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। अरमान का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया था और अंशिका उसकी आंखें तो भर आई थी। जैसी सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे कि ये एक मजाक चल रहा है यहाँ पर। वो मजाक बिल्कुल भी नहीं था, जो था बिल्कुल रियल था। पुलिस सच में अरमान को गिरफ्तार करने के लिए प्रताप हाउस में आई थी। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। रुद्र आगे आया और बोलता है कि ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हम अरमान को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसने सोमनाथ राठौड़ का खून किया है। और ये सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया। नील, शुभ और निहाल को देखने लगता है। उन दोनों के चेहरे भी एकदम से सफ़ेद पड़े हुए थे। किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन वो तीनों अच्छे से जानते थे कि सोमनाथ राठौड़ को रोहान ने मारा है, ना कि अरमान ने मारा है। और बेवजह ही पुलिस अरमान को पकड़ने के लिए आई है। रुद्र ने भी अब बातों को संभालते हुए कहा कि देखो इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। अरमान और मेरी बेटी की आज शादी होने वाली है और फिर अरमान इस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं है जो किसी का कत्ल कर सके। और तभी शोभित भी आगे आता है और फिर इंस्पेक्टर से बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस वाले हो, गलतियां बहुत ज़्यादा करते हो, बिना वजह ही किसी को भी अरेस्ट कर लेते हो। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। मेरा बेटा किसी का भी मर्डर नहीं कर सकता। शोभित की आवाज़ में उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आज से 12 साल पहले शोभित के साथ भी तो यही हुआ था। बिना वजह ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस वालों ने उस पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया था। उससे पूरे 12 साल दूर रहा था। शोभित को तो अब मन कर रहा था कि वो इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़कर उसे अभी के अभी उठाकर वहीं पर पटक दे, लेकिन अभी वो क्या ही कर सकता था। अपने बेटे की शादी में वो कोई भी तमाशा नहीं चाहता था। इंस्पेक्टर ने भी अब शोभित की ओर देखते हुए कहा कि मिस्टर सचदेवा, हमारे पास इस चीज का सबूत है। इतना कहकर उसने एक दूसरे आदमी की तरफ देखा, जो कि शायद उनकी टीम का ही कोई आदमी था। उसने भी अब अरमान की घड़ी शोभित की तरफ दिखाते हुए थोड़ा सा अकड़ के कहा कि ये घड़ी हमें वहाँ पर मिली थी जहाँ पर सोमनाथ राठौड़ का मर्डर हुआ था। और फिर हमने पूरी छानबीन अच्छे से की है कि ये बात कंफर्म है कि आपका बेटा मर्डर के वक्त वहीं पर था और उसकी ये घड़ी सबूत के तौर पर हमें वहाँ मिली है। तो आपके बेटे ने ही मर्डर किया है या फिर आपका बेटा कातिल के साथ मिला हुआ है, तो हमें आपके बेटे को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इसके आगे हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल की तरफ इशारा किया ताकि वो अरमान को गिरफ्तार कर ले। वो कांस्टेबल भी अब अरमान की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन तभी नील ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थोड़ा तेज आवाज़ में कहा कि रुको, तुम ऐसे ही हमारे बच्चे को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। तुम्हारे पास इसका अरेस्ट वारंट है या फिर नहीं। तो इंस्पेक्टर ने भी अब अरेस्ट वारंट नील को दिखाते हुए कहा कि मिस्टर प्रताप, मेरे पास अरेस्ट वारंट है इस चीज़ का। तो नील ने भी अब अपना फ़ोन निकाला और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर किसी नंबर को डायल करते हुए कहा कि मैं अभी अरेस्ट वारंट कैंसिल करवाता हूँ तुम्हारा। आप लोग यहाँ से जाइए, आप हमारे अरमान को ऐसे यहाँ से गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकते। और तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि आप जिसे फ़ोन कर रहे हैं ना मिस्टर प्रताप, अरेस्ट वारंट उन्हीं ने ही निकाला है। और ये सुनकर तो नील का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो गया था। और तभी उसके फ़ोन में से आवाज़ आती है कि हेलो हेलो मिस्टर प्रताप। तो नील ने भी अब खुद को संभाला और फिर बोलता है कि कमिश्नर साहब, क्या आपने अरमान को अरेस्ट वारंट निकाला है? क्या आप चाहते हैं कि अरमान को जेल हो जाए? तो कमिश्नर ने भी कहा कि देखिए मिस्टर नील प्रताप सिंह, आपको हमारे साथ कोऑपरेट तो करना ही चाहिए। सारे सबूत अरमान के खिलाफ हैं और फिर इसीलिए अरेस्ट वारंट निकाला गया है अरमान के खिलाफ। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अगर आपका बेटा बेगुनाह है, अगर उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया है ना, तो उसे कुछ भी नहीं होगा। नील ने भी फ़ोन को कट कर दिया और वो अच्छे से समझ गया था कि कमिश्नर उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा अब। और फिर उसने डायरेक्ट इंस्पेक्टर को तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दोगुना पैसा दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। इस केस से हम बाद में निपट लेंगे। अभी हमारे बेटे
बेटे की शादी होने दो। इंस्पेक्टर बोलता है कि सॉरी मिस्टर प्रताप, हम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते हैं, हमें अरमान को लेकर जाना ही होगा। तो शोभित ने थोड़े से गुस्से में कहा कि मेरे बेटे ने कोई भी खून नहीं किया है, कोई भी रीज़न तो होना चाहिए ना। हम तो सोमनाथ राठौड़ को जानते भी नहीं है, तो फिर हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेरा बेटा उसे क्यों मारेगा। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो हमें अरमान को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, उसे यहाँ से लेकर जाना ही पड़ेगा। तो रुद्र ने भी फिर से कांस्टेबल की तरफ गुस्से से घूरा और कांस्टेबल की बाजू पकड़ी और फिर उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ ढकेलते हुए कहा कि इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की शादी है आज और मैं अपनी बेटी की शादी में कोई भी ड्रामा नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज चले जाओ चुपचाप यहाँ से। और वैसे भी नील ने कहा है ना कि इस केस से हम बाद में निपट लेंगे, तो आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। इस बार कांस्टेबल और इंस्पेक्टर भी थोड़ा सा अकड़ के साथ कहते हैं कि मिस्टर प्रताप, बहुत देर से तमीज से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मेरी ड्यूटी है, मुझे करने दीजिए, आप हमारी ड्यूटी में ऐसे टांग नहीं लड़ा सकते हैं। शोभित ने भी गुस्से में कहा कि वरना क्या करोगे तुम। इतना कहकर वो दो कदम अब इंस्पेक्टर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसे निहाल ने पीछे से पकड़ लिया और फिर थोड़ा सा पीछे ढकेल कर कहा कि शोभित यार शांत हो जाओ, तुम ऐसे गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं होगा, हम मार पिटाई नहीं कर सकते हैं, इनके साथ बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, समझने की कोशिश करो तुम। इंस्पेक्टर ने भी फिर से कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और फिर अब कांस्टेबल भी अब अरमान के पास आ गया और उसने अरमान की तरफ हाथ बढ़ाकर उसकी बाजू पकड़ने की कोशिश करी। तो अरमान ने भी उसका हाथ जोर से झटकते हुए कहा कि आ रहा हूँ, ऐसे मुझे पकड़ने की कोशिश भी मत करना, समझा। तो अरमान भी मंडप से उतर गया था। अंशिका वहीं पर बैठी हुई नम आंखों से अरमान को देखे जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। अरमान 4-5 कदम ही चला होगा तभी उसने पलटकर अंशिका को देखा तो अंशिका की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी मुश्किल से उसकी शादी अरमान से होगी और फिर शादी के एंड वक्त में ये सब कुछ तमाशा हो जाएगा। उसका तो सारा सपना टूट के रह गया था। अरमान कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो खुद को गुनहगार समझ रहा था, क्योंकि रोहान तो उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था कि उसने नहीं, रोहान ने सोमनाथ को मारा है और उसकी कोई भी गलती नहीं है। और फिर वो रोहान वहाँ पर था भी नहीं, इसी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान था। नील को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त रोहान का नाम देना सही है या फिर नहीं, क्योंकि वो रुद्र के गुस्से को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि रुद्र कितना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए वो चुप रहता है। पूरा परिवार बस अरमान और अंशिका को ही देखे जा रहा था। अवनी, किट्टू और बाकी घर की सभी औरतों का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। शिखा, उसे तो संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। शोभित बहुत ही मुश्किल से उसे संभाल रहा था। बंदरों की टुकड़ी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो भी अपने पापा की तरह एकदम से बेबस होकर बस उन लोगों को देखे जा रहे थे। उन्हें इतना तो समझ में आ ही गया था कि जब वानर सेना कुछ नहीं कर पा रही है तो फिर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और तभी वो लोग भी शांति से खड़े थे। तभी रूही ने अपने आंसू को पोंछकर और फिर रोहान को मैसेज कर दिया। अरमान, जो कि बहुत देर तक अंशिका को ही देखता रहता है, जैसे उसके मुंह से कुछ सुनना चाहता हो, जैसे उससे कुछ पूछना चाहता हो कि तुम मेरा इंतजार करोगी ना, जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम ऐसे ही मेरा इंतजार करती रहोगी ना अंशिका, क्या तुम मुझे भी कातिल समझती हो क्या। थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद अरमान ने अपनी नजरें अंशिका से फेर ली, क्योंकि अंशिका उसे बिना किसी भाव के देख रही थी। अंशिका तो जैसे जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। अंशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरमान भी समझ गया था कि अब अंशिका की नजरों में वो पूरी तरह से गिर चुका है और वो कांस्टेबल के साथ बिना किसी शिकायत के जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम चौखट पर रखा, वैसे ही अंशिका खड़ी होती है और फिर उसने अपने आंसू पोंछकर कहा कि अरमान सुनो। तो अरमान भी एकदम से रुक गया था और उसके दिल की धड़कनें फिर से बढ़ गई थी। उसने पलटकर बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से अंशिका को देखा तो अंशिका के चेहरे पर सिवाय आंसू और दर्द के कुछ भी नहीं था। अरमान अंशिका के बोलने का वेट कर रहा था और अंशिका, जो कि अपनी आंखें बंद कर रही थी और फिर उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू फिर से बह गए थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर बिल्कुल अपने पापा की तरह अकड़ कर बोलती है कि मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से ये सब कुछ निपटा कर वापस आओ, समझे। तो मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर बैठी नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम फेरे पूरे नहीं करोगे। अब इसमें तुम्हें 1 दिन लगे या फिर 10 दिन लगे, मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं उठने वाली हूँ और ना ही इस जोड़े को उतारूंगी मैं जब तक तुम वापस नहीं आओगे। सुना ना तुमने कि अब जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। इतना कहकर उसने पंडित जी की ओर देखा और कहा कि पंडित जी, इस हवन कुंड की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, मेरे पति कुछ ही घंटे में वापस आ जाएंगे और तब तक आप मंत्रों की ऐसे ही जाप करते रहिए। इतना कहकर अब वो फिर से मंडप में आकर
आकर बैठ जाती है तो अरमान के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर एक अलग ही चमक आ गई थी। वो भी चुपचाप से अब मुस्कुराते हुए पुलिस के साथ चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का, जो कि कमिश्नर के सामने बैठी हुई थी, उसने नोटों का एक बैग कमिश्नर के टेबल पर रखा और अकड़ के साथ बोलती है कि कुछ भी करो लेकिन अरमान को पुलिस लॉकअप में ही मार दो, उसे यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, 3rd डिग्री दो उसे, चाहे जो करो। अरमान के मरते ही सचदेवा फैमिली और प्रताप फैमिली दोनों में ही दुश्मनी हो जाएगी और फिर दोनों का ही रिश्ता टूट जाएगा। कमिश्नर ने अनुष्का की ओर देखकर कहा कि आप जानती हैं प्रताप ब्रदर्स हैं वो, आप इतने हल्के में उन्हें मत लीजिए, इतनी जल्दी हथियार नहीं डालते हैं वो, अरमान को लॉकअप में मारना आसान नहीं होगा जितना आप बोल रही हो। तो अनुष्का ने भी नोटों के बैग की चैन खोली और फिर पैसों को कमिश्नर को दिखाते हुए कहा कि इतने पैसे मैं आसान काम करने के लिए नहीं दे रही हूँ आपको, इतना मुश्किल काम है इसीलिए दे रही हूँ, सारी जिंदगी भी इस कमिश्नर की नौकरी करोगे ना तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे अपनी लाइफ में, इसीलिए जो कह रही हूँ ना चुपचाप से वो करो, किसी कैदी को हायर करो, किसी बाहर वाले इंसान को हायर करो, जो करना है जैसे करना है अपने हिसाब से करो, अपने किसी कांस्टेबल या इंस्पेक्टर से भी कह सकते हो, लेकिन अरमान को पुलिस स्टेशन से जिंदा नहीं जाना चाहिए। और फिर अगर तुमसे ये काम नहीं होता है ना तो फिर अभी मुझसे कह दो, मैं किसी और को हायर कर लूँगी अरमान को मारने के लिए। तो कमिश्नर भी अब नोटों का बैग देखता है तो उसके अंदर भी लालच आ जाता है, वो भी एकदम से लालच में पड़ गया और वो अच्छे से जानता था कि अरमान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उसे मारना बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क वाला काम है, लेकिन पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो कहता है ना कि हर इंसान बिकाऊ हो जाता है, कीमत लगाने वाला चाहिए। और फिर अनुष्का ने भी कमिश्नर की औकात से ज़्यादा उसे कीमत लगा दी थी, इसीलिए वो अब बहुत ही ज़्यादा लालच में आ गया और फिर इसीलिए उसके हाथों वो बिक जाता है। कमिश्नर ने बैग ले लिया और चैन बंद करी और फिर अपने टेबल के नीचे रखने लगा और बोलता है कि आप जाइए, कल न्यूज़पेपर में अरमान के मरने की खबर आपको मिल जाएगी, आप बस बेफिक्र होकर अपने घर पर आराम करिए। तो अनुष्का ने भी एक टेढ़ी मुस्कुराहट कमिश्नर को पास करी और फिर अपना चश्मा उठाया और वहां से चली जाती है। घर आते ही अनुष्का सबसे पहले काउंटर पर गई और फिर उसने अपने लिए एक पैक बनाया और सामने से आती हुई अपनी माँ शांता की तरफ देखकर बोलती है कि माँ आप सोई नहीं अभी तक, आप अभी तक जाग रही हो। तो शांता भी अब अनुष्का के पास आती है और बोलती है तुम बाप बेटी ने मुझे सोने लायक छोड़ा कहाँ है, हर वक्त तो मेरे अंदर टेंशन भरी रहती है, कहाँ गई थी तुम इस वक्त। अनुष्का भी अपनी ड्रिंक के ग्लास में आइस क्यूब डालते हुए अकड़ के साथ बोलती है कि पुलिस स्टेशन दिल्ली वाला फ्लैट बेचकर उसके मुंह पर पैसे ठूसने गई थी मैं, ताकि वो अरमान को मार दे। और ये सुनते ही शांता ने भी खींचकर एक थप्पड़ अनुष्का के गाल पर जड़ दिया और फिर अनुष्का का चेहरा तो एक साइड में हो गया था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अनुष्का ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर इतने में ही शांता ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि उनकी खुशियां खराब करने से पहले अपनी माँ को जहर क्यों नहीं दे देती तुम, मुझे मार कर जानती ना तुम वहाँ पर, मैं तो पहले से ही अपने पति से परेशान थी, उन्हें उनके किए की सजा मिली है और फिर अब तुम इस दुश्मनी को आगे बढ़ा रही हो। मान लेते हैं अरमान मर भी गया तो फिर उसके बाद क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी या फिर तुम उस घर के सभी लाशों को उठाते हुए देखना चाहती हो क्या, बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, पति खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ अनुष्का। अगर किसी को पता चल गया ना कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुमने किया ये सब कुछ, तो रुद्र को तुम्हारे सीने में गोली उतारने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझी तुम। सोचो कितना ज्यादा खतरनाक परिवार है वो। रोहान जो कि अभी 25 साल के बाद अपने घर वापस गया और फिर उसे पता चल गया कि उसके बाप को सोमनाथ राठौर ने मारने की कोशिश करी थी, उसने तुम्हारे बाप को पहले ही मार दिया, जिंदा जला दिया है तुम्हारे बाप को। और अगर उस घर में किसी को भी ये पता चल गया कि तुमने अरमान को मारने के लिए पुलिस वाले को पैसे दिए हैं, जानबूझकर तुमने अरमान को फंसाया है, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। अगर तुम मरना ही चाहती हो तो फिर ठीक है, जहर खाकर क्यों नहीं मर जाती हो, उनके हाथों से मरने से अच्छा होगा, क्यों किसी की खुशियों को खा रही हो तुम। हमारे घर की आंगन तो वैसे भी वीरान पड़ा हुआ है, कम से कम दूसरों के घर में तो फूल उगने दो तुम। इतना कहकर शांता वहां से नम आंखों से चली जाती है। अनुष्का को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था उसकी माँ के इन डायलॉग
लड़कों से। वैसे भी वो तो नशे की लत लगा चुकी थी अपने आप को। उसने भी अपनी ड्रिंक उठाई और फिर उसे एक सांस में ही पी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प और रोहान जो कि एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे और तभी रोहान का फोन वाइब्रेट होता है। रोहान बहुत ही देर से फोन को इग्नोर कर रहा था। उसने भी अब अपनी फोन की तरफ अपनी नजर घुमाकर देखा तो उसमें अनगिनत रूही के मैसेज पड़े हुए थे। रोहान ने भी एक मैसेज ओपन किया तो उसमें लिखा हुआ था, रोहान रोहान कहाँ हो आप, जल्दी आओ, प्रताप हाउस में पुलिस आई है, पुलिस। और ये पढ़ते ही रोहान की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और दिल एकदम से बैठा जा रहा था। फिर उसने जल्दी से दूसरा मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा हुआ था कि रोहान रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो आप, प्लीज मेरी बातों का रिप्लाई करिए। अरमान को पुलिस ले जा रही है, सब रो रहे हैं बहुत ज्यादा, माँ को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम। तो रोहान ने भी तीसरा मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा हुआ था कि रोहान अरमान पर किसी सोमनाथ राठौड़ के मारने का इल्जाम लगा हुआ है, प्लीज तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी वापस आ जाओ घर पर। ये पुलिस वाले पापा और बड़े पापा की भी बात नहीं मान रहे हैं, अरमान को लेकर जा रहे हैं। रोहान का गुस्सा भी अब बहुत तेज बढ़ गया था। रोहान ने गाड़ी यू टर्न ली और फिर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर ले जाने लगा। तो रोहान अभी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा था। संकल्प को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहान को हो क्या है, वो इस तरह से गाड़ी क्यों चलाने लगा। संकल्प हल्का सा हिलता है और फिर रोहान की तरफ देखकर बोलता है कि रोहान भाई थोड़ा सा आराम से चलाओ ना, इतना भी क्या जल्दी है, टक्कर लग गई तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा हम दोनों का, और फिर अगर एक्सीडेंट हो गया है तो फिर चोट भी हमें बाद में आएगी, वानर सेना हमें पहले ही पीट देगी आकर, थोड़ा आराम से चलाओ ना गाड़ी, इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो। लेकिन रोहान जो कि अभी कुछ नहीं बोलता है, उसके दिमाग में तो बस रूही के भेजे हुए सभी मैसेज घूम रहे थे। उसने भी अब नहीं सोचा था कि उसके किए की सजा अरमान को मिलेगी, वो भी इस तरह से उसकी शादी वाले दिन। वैसे भी अरमान को तो अपने प्लान में वो शामिल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन शुभ की इतनी ज्यादा जिद करने की वजह से उसने अरमान को अपने प्लान में शामिल कर लिया था और फिर अब अरमान भी इसी बात की सजा भुगतने वाला था। रोहान को तो एकदम से होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो तो बस फुल स्पीड के साथ अपनी गाड़ी चला रहा था और फिर आखिरकार उसने 20 मिनट के बाद ही अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रोकी। वहां उसने देखा तो वानर सेना और शोभित वहीं पर मौजूद थे। रोहान भी अब गुस्से से गाड़ी से उतरा और फिर भागकर सीधा नील के पास जाता है। तो नील ने काफी ज्यादा गुस्से में रोहान को घूर कर देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। रोहान को भी समझते देर नहीं लगी कि उसके बड़े पापा उससे नाराज हैं और बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, और फिर नाराज होने की वजह भी तो उनके पास बहुत बड़ी थी। उसके किए की सजा आज अंशिका और अरमान को मिल रही थी, वो भी उनके शादी वाले दिन। रुद्र और नील दोनों ने ही एक जिंदगी लगा दी थी अपनी इज्जत को बनाने के लिए और फिर आज वो इज्जत सबके सामने नीलाम हो गई थी। उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दादा दादी को तो पता भी नहीं था कि वो तो बेचारे थक कर अपने कमरे में लेट गए थे, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। नील को इस बात की भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि जब दादा दादी को पता चलेगा कि अंशिका की डोली नहीं होती है तब क्या होगा घर में, वो क्या बोलेंगे। तो दादी ने तो पहले ही नील से कहा था कि जब विदाई होगी तब उसे आकर जगा दे, और फिर नील ने कहा भी था कि हाँ दादी आप आराम कर लो जाके, जब अंशिका की विदाई होगी तो मैं सबसे पहले आपको जगाने के लिए आ जाऊंगा। अब नील बहुत ही ज्यादा टेंशन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन अब अपनी दादी से वो क्या कहेगा कि उनके पोते की वजह से उनकी पोती की विदाई ही नहीं हुई है। तो नील ने गुस्से में रोहान को घूर कर देखा और फिर अपना मुंह गुस्से से फेर लिया। रोहान ने भी शर्मिंदगी के साथ नील की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा कि बड़े पापा प्लीज प्लीज नाराज मत होइए ना मुझसे, मैं वादा करता हूँ मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने अरमान को कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप बस मुझ पर विश्वास रखिए। रुद्र हैरानी से रोहान की बातों को सुन रहा था और फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहान ये सब कुछ इतनी शर्मिंदगी के साथ नील से क्या बोल रहा है। और तभी रुद्र का भी फोन वाइब्रेट होता है। उसमें वीरू का मैसेज लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि रुद्र भैया सोमनाथ को रोहान ने मारा है। और फिर ये पढ़कर तो रुद्र एकदम से हैरान हो गया था और उसका गुस्सा भी बढ़ चुका था। उसके सीने में हल्का सा दर्द हुआ और वो एकदम से गिर जाता, लेकिन उससे पहले ही शुभ ने रुद्र को अपनी बाहों में संभालते हुए कहा कि भाई भाई आप ठीक तो है ना, आपको क्या हो गया है। और फिर तभी रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ ने भी निहाल की तरफ देखकर कहा कि जीजू प्लीज पानी लाइए, पानी है क्या। तो निहाल भी अब गाड़ी के पास गया और उसमें से पानी निकाल कर लाता है और फिर उसने रुद्र को पानी पिलाया और रुद्र ने भी पानी पी लिया। और अब उसे समझ में आ गया था कि अरमान ने अपनी सफाई में कुछ क्यों नहीं कहा था, क्यों अरमान वहां पर चुप था जब इंस्पेक्टर उसे यहाँ पर लेकर आए थे। अब वो सब कुछ समझ गया था कि उस दिन नील जय की पार्किंग में क्या बात हो रही थी। और फिर अब उसे समझ में ये भी आ गया था कि रोहान इतना ज्यादा शर्मिंदा क्यों हो रहा है, लेकिन वो रिएक्ट करना अभी रुद्र बिल्कुल भी ठीक
सेफ नहीं समझता है, लेकिन मन ही मन कुछ डिसाइड कर चुका था। और फिर तभी वो जीप वहाँ पर आती है जिसमें अरमान को पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे थे। रोहान सीधा इंस्पेक्टर के पास गया और फिर उसने कहा कि देखिए इंस्पेक्टर साहब, अरमान ने कुछ भी नहीं करा है, आप प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आप बेकार में ही झूठी इल्जाम में मेरे भाई को अरेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि देखिए मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं ना कुछ भी नहीं जानता हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है सीधा आकर कोर्ट में कहिएगा। अरमान की तो अब जमानत भी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अभी किसी छोटी मोटी हस्ती को नहीं मारा है, सोमनाथ राठौड़ को मारा है। सोमनाथ राठौड़ का, जो कि राजस्थान का एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन था। रोहान अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं नील ये सब कुछ देख रहा था कि रोहान सिचुएशन से कैसे डील करता है। जिस सिचुएशन में उसका बाप भी डील नहीं कर पाया था, जिस सिचुएशन से उसके बड़े पापा भी डील नहीं कर पा रहे थे, अब वो कैसे इस सिचुएशन को खुद ही डील कर लेगा। तो नील को आज पहली बार रोहान पर गुस्सा भी आ रहा था। आज पहली बार उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था रोहान पर। रोहान ने एक नजर नील को फिर से देखा और फिर रोहान की आंखों में इस वक्त बहुत ही ज्यादा बेबसी थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर नील को अपने गले लगा ले और अपने सारे आंसू बहा दे, उसे अपनी सफाई दे दे। लेकिन फिलहाल तो ये वक्त नील को गले लगाने के उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो बस अब कुछ भी करके अरमान को यहाँ से बचाना था, यहाँ से छुड़वाना था। उसने भी इंस्पेक्टर से एक बार फिर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करिए, आप मेरे भाई की शादी है आज, प्लीज मेरी बहन वहाँ पर उसका इंतजार कर रही है। अच्छा एक बार मेरे भाई की शादी हो जाने दीजिए आप, उसके बाद मैं खुद ही अरमान को लेकर यहाँ पर आ जाऊँगा और फिर आपको जो भी करना है इसके साथ कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर ने इस बार रोहान के सीने पर हाथ रखा और फिर उसका हल्का सा धक्का देते हुए कहा कि कानून के बीच में मत आओ तुम, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को एक ही बात बार बार नहीं समझा सकता हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, ये मेरी ड्यूटी है तो हमें हमारा काम करने दो, हट जाओ रास्ते से। रोहान को तो अब गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ गया था, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस ली और फिर एक बार फिर से इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता हुआ प्यार से बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप चाहो तो हमारे साथ प्रताप हाउस चल सकते हो, एक बार फेरे हो जाएंगे ना, उसके बाद आप अरमान को लेकर यहाँ पर खुद ही आ जाना, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। प्लीज यकीन मानिए हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, हम इसे कोई भी आपको नहीं रोकेगा, लेकिन प्लीज आप समझो तो सही, आज उसकी शादी है, कम से कम एक बार शादी तो हो जाने दीजिए हमारे भाई की। इस बार इंस्पेक्टर ने फिर से थोड़ा सा मजाक बनाते हुए कहा कि कमाल की फैमिली है तुम्हारी यार, अपनी बेटी की शादी एक कातिल से करना चाहते हो तुम, कितना ज्यादा जल्दबाजी हो रही है एक कातिल के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए। ये सुनकर तो रोहान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर से रोहान को आगे से हटाया और फिर अरमान को खींचता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही अरमान ने पुलिस स्टेशन की चौखट पर पहला कदम रखा, रोहान ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला कि इंस्पेक्टर साहब अगर आप मेरे भाई को पुलिस स्टेशन के अंदर ले गए तो फिर आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी फैमिली के साथ क्या हो जाएगा और फिर आप बहुत ही ज्यादा पछताओगे। ये सुनकर तो इंस्पेक्टर एकदम से रुक गया था। उसने पलटकर रोहान की तरफ देखा तो रोहान ने भी अब अपनी सुलगती हुई आंखों से घूर कर इंस्पेक्टर को ही देख रहा था और फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गुस्सा तो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर के सामने ही किसी को कॉल करके कहा कि इंस्पेक्टर मेहता सुना है ना, इनका 10 साल का बेटा है, किडनैप कर लो अभी के अभी। और फिर ये सुनते ही इंस्पेक्टर की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। वहां पर खड़े आसपास जो कि कांस्टेबल थे वो भी बस मुंह फाड़े रोहान को ही देखे जा रहे थे। सब काफी ज्यादा हैरान थे, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बंदा आज तक नहीं देखा था जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर इंस्पेक्टर को ऐसे ही खुलेआम धमकी दे रहा हो। यहाँ तक कि वानर सेना को भी अब आंखें खुली की खुली रह गई थी। अब वो लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे, उन्हें भी नहीं पता था कि रोहान इस तरह का तरीका भी आजमा लेगा कभी। वो लोग भी हैरान मुंह से उसे देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने दांत पीसते हुए गुस्से से रोहान के पास आता है और फिर बोलता है कि यह क्या बदतमीजी है तुम्हारी। रोहान भी हाथ बांध कर बोलता है कि बदतमीजी बदतमीजी मैं नहीं आप कर रहे हो, 10 बार कह चुका हूँ ना आपसे कि मेरे भाई को जाने दो, आज उसकी शादी है, मगर तुम उसे नहीं ले जाने दे रहे हो तो ठीक है फिर ले जाओ तुम अंदर, मैं भी तुम्हारे बेटे को किडनैप करके उसके हाथ पैर काट के चौराहे पर भीख मंगवाऊंगा, फिर समझ में आएगी तुम्हारे, समझे तुम, इतना भी अकल ठीक नहीं होती है। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और फिर इंस्पेक्टर ने भी अपना सलाइवा गटक लिया था। उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था, उसके बारे में अगर कोई भी ऐसे ऊट पटांग बोलता तो फिर इंस्पेक्टर भी कहाँ सहन कर पाता। उसकी आंखों में भी अब आंसू आ चुके थे, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर रोहान जो उछल कर सीधा गाड़ी की बोनेट पर
आकर बैठ गया था। और फिर रोहान जो कि इंस्पेक्टर को देखकर फिर से एक अकड़ के साथ बोलता है कि क्या हुआ, अरमान को अंदर लेकर नहीं जाना है क्या? जाओ जाओ अंदर लेकर जाओ ना उसे, जाओ ले जाओ, तुम अपनी ड्यूटी करो और फिर मैं भी अपनी ऐसे ही दादागिरी दिखाता हूँ। देखते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी जीतती है या फिर मेरी दादागिरी जीतती है। अगर मेरे भाई को खरोच भी आ गई ना तो फिर सच कहता हूँ अपने परिवार की लाश पर रोने के लिए तैयार हो जाना तुम। इंस्पेक्टर भी काफी ज्यादा हैरानी से अब रोहान को देखे जा रहा था। फिर उसने भी अब एक चूहे सी आवाज निकाल कर कहा कि मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। तो रोहान भी फिर से एक अकड़ के साथ बोलता है कि इंस्पेक्टर, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ शकल से? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ? मैं तुम्हें बता दूं पहले ही कि मैं पहले सचदेवा इंडस्ट्रीज को संभालता था और अब प्रताप इंडस्ट्रीज को संभाल रहा हूँ। तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे अरमान की शादी वाले दिन, है ना? तो फिर मैं भी अब अपनी ड्यूटी ही कर रहा हूँ। उससे पहले तुम्हें कभी नहीं पता था चला कि अरमान क्रिमिनल है या फिर नहीं, लेकिन जब अरमान बारात लेकर प्रताप हाउस आ गया तब तुम्हें पता चल गया कि अरमान क्रिमिनल है ना? क्योंकि अभी सोमनाथ को मरे हुए 1 महीना होने वाला है, तब तक तुम्हें अब किसी के भी बारे में नहीं पता था। इंस्पेक्टर ने भी अपना सलाइवा गटक लिया क्योंकि कमिश्नर के प्लान में तो वो भी अब शामिल ही था। वो चाहता तो अरमान को 1 हफ्ते पहले भी अरेस्ट कर सकता था, लेकिन अनुष्का के कहने पर उन्होंने अरमान को उसकी शादी वाले दिन ही अरेस्ट करने के लिए प्लान बनाया था। और फिर ये प्लान शायद अब रोहान मन ही मन समझ चुका था और इसीलिए अब इंस्पेक्टर की बैंड बजा रहा था। ये बात रोहान अच्छे से समझता था कि जानबूझकर पुलिस इसी दिन आई है अरमान को गिरफ्तार करने के लिए, जिस दिन अरमान और अंशिका की शादी हो रही है, ताकि पूरी सोसाइटी के सामने प्रताप खानदान और सचदेवा खानदान बदनाम हो जाएं, दोनों की ही इज्जत की धज्जियां उड़ाएं और कोई जानबूझकर उनकी साथ ये सब कुछ कर रहा था। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तो पसीना आ गया था और फिर रोहान ने भी संकल्प की तरफ देखते हुए कहा कि संकल्प, इंस्पेक्टर को रुमाल देते यार, ये तो मेरा एक डायलॉग भी नहीं झेल पाया अच्छे से। तो संकल्प ने भी बड़े ही स्टाइल के साथ जेब में से रुमाल निकाला, लेकिन वो रुमाल तो लड़की का था। उस रुमाल को संकल्प ने सिया से लिया था और फिर वो फिर से वापस उसे नहीं कर पाया था और उस रुमाल को संकल्प देना भी नहीं चाहता था, खासकर इंस्पेक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रोहान ने कहा था, इसीलिए वो अब अपने आप को तो जैसे तैसे कंट्रोल करना ही था उसे, इसीलिए उसने थोड़ा उदास मन से वो रुमाल इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ने एक नज़र रुमाल को देखा जो कि अभी पिंक कलर का था और फिर एक नज़र संकल्प की तरफ देखा और तभी संकल्प थोड़ा सा गुस्से में उसे घूर कर देख कर बोलता है कि रुमाल रुमाल होता है, समझा? तो पसीना पोंछना है तो पोंछ ले, वरना रहने दे, मैं अपना रुमाल वापस से अपनी जेब में रख लूँगा, इतना सस्ता नहीं है ये। इंस्पेक्टर ने भी जल्दी से रुमाल लिया और फिर उससे अपना पसीना पोंछने लगा। रोहान बोलता है कि हाँ तो बताओ, तुम मेरे भाई को छोड़ोगे या फिर मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप करूं? अब जो भी तुम डिसाइड करोगे ना वही हो जाएगा। तो इंस्पेक्टर ने भी अपना पसीना पोंछकर अपने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा कि देखो देखो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, प्लीज़, मेरे पास तो अरेस्ट वारंट भी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम ही बताओ। रोहान बोलता है कि अच्छा ठीक है, दिखाना जरा मुझे अरेस्ट वारंट कहाँ पर है। तो इंस्पेक्टर ने भी एक कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और फिर उस कांस्टेबल ने भी अरेस्ट वारंट अब रोहान की तरफ हाथों में थमा दिया। रोहान अभी भी बोनेट पर अलती पलती मारकर स्टाइल से बैठा हुआ था और फिर इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं थी कि रोहान का दिमाग अपने पापा जैसा ही था, समझदारी अपने बड़े पापा जैसी थी, शरारत वो बिल्कुल शुभ जैसा था और फिर हाजिर जवाब तो निहाल जैसा ही था। कमीनापन तो उसके अंदर शोभित जितना ही था, उसके अंदर उन चारों के गुण थे जो कि एक लड़के के अंदर होना बहुत ही आम बात नहीं होती है। इतना ज्यादा कमीनापन तो शोभित के अंदर भी नहीं था। जो काम वो वानर सेना मिलकर नहीं कर पाई थी वो काम रोहान ने अकेले ही बैठे बैठे कर दिया था, वो भी ऐसे ही मजाक मजाक में। रोहान उस अरेस्ट वारंट को देखने लगता है। उस अरेस्ट वारंट में भी अब डेट 1 हफ्ते पहले की ही लिखी हुई थी। रोहान ने उस डेट को इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहा कि अच्छा ये डेट तो 1 हफ्ते पहले की थी ना, तो फिर सबसे पहले मुझे ये जवाब दीजिए कि तो आपने 1 हफ्ते पहले अरमान को अरेस्ट क्यों नहीं किया था? आज शादी वाले दिन ही आपने उसे अरेस्ट क्यों किया? इंस्पेक्टर तो अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, नजर झुकाकर खड़ा रहता है। तो वहीं वानर सेना भी हैरानी से अब इंस्पेक्टर को देखे जा रही थी। उन्होंने तो चेक भी नहीं किया था कि अरेस्ट वारंट कब के लिए निकाला हुआ है और तभी वहां पर वीरू और वृंदा भी आ जाते हैं। वृंदा भी अब गाड़ी से उतरकर सीधा रोहान की तरफ तेज कदमों के साथ आने लगती है। तो रोहान ने भी अब वृंदा को अपने हाथ दिखाते हुए कहा कि रहने दो चाची जी, रहने दो, मैंने सब कुछ खुद ही सेट कर दिया है, आप ना परेशान बिल्कुल भी मत होइए। कुछ मामले बिना डॉक्यूमेंट्स के भी निपटे जा सकते हैं और फिर ये मामला उन्हीं में से एक है। वृंदा को भी समझते देर नहीं लगी कि सच में रोहान अपने बाप से भी 4 कदम आगे है। उसके अंदर तो रुद्र से भी कई ज्यादा गुना दिमाग है। अगले ही पर रोहान ने भी अब उस अरेस्ट वारंट को फाड़
दिया और फिर इंस्पेक्टर जो कुछ भी नहीं कर पाता है, चुपचाप से नजर झुकाकर खड़ा रहता है। जैसे ही रोहान ने अरेस्ट वारंट को फाड़ा, वैसे ही अरमान के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। रोहान अरमान को मुस्कुराता हुआ प्यार से देख रहा था तो रोहान के होंठ भी अब हल्के हल्के से मुड़ गए थे, लेकिन उसने इंस्पेक्टर को देखकर थोड़ा सा अकड़ के साथ कहा कि अब मैं अपने भाई को लेकर जा रहा हूँ और फिर हाँ, जितनी जल्दी हो सके ना इस मामले से अपना हाथ पीछे खींच लेना, वरना अगर मैं इस मामले में इन्वॉल्व हो गया ना तो फिर ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवाऊंगा तुम्हारा, ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवाऊंगा जहाँ पर या तो तू पानी पी सकता है या फिर उस पानी से धो सकता है, समझा? तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस केस को यहीं के यहीं रफा दफा कर दे, इसमें अपना हाथ इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वानरसेना तो बस आंखें फाड़े अब रोहान को ही देखे जा रही थी। 10 मिनट में ही रोहान ने अपने भाई को इस केस से बाहर निकाल लिया था, वो भी एकदम हवा हवा में। और रोहान जो कि अभी भी बोनेट पर ही आराम से बैठा हुआ था, उसने भी मुस्कुराते हुए अपनी बाहें अरमान की तरफ फैलाई और फिर अरमान भी तेज कदमों के साथ भागते हुए आया और फिर रोहान के गले लगकर प्यार से बोलता है कि यार मुझे तो लग ही रहा था कि तेरे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, जब तक तू मेरे साथ है ना मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। रोहान ने भी अरमान के बालों में अपना हाथ प्यार से फेरते हुए कहा कि तुझे कैसे कुछ होने दे सकता हूँ मैं यार, अब तू भाई के साथ साथ बहनोई भी तो बन गया है मेरा। तो रोहान ने भी फिर से नील की तरफ प्यार से देखा और फिर नील को तो रोहान पर बहुत ही ज्यादा प्राउड तो फील हो रहा था, लेकिन ये सारा ड्रामा उसकी वजह से ही हुआ था, इसीलिए उसने गुस्से से अपना मुंह फिर से फेर लिया। फिर रोहान को भी अब समझते देर नहीं लगी कि उसके बड़े पापा उससे अभी भी नाराज हो गए हैं, अभी भी वो उसकी बातों से नहीं माने हैं। अब तो कोई नया दूसरा ही ड्रामा करना पड़ेगा उनके साथ मनाने के लिए। रोहान को तकलीफ भी हो रही थी कि इसके बड़े पापा उससे नाराज हैं, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि घर जाकर रुद्र उसका क्या करेगा, उसके पापा उसके साथ अब क्या करने वाले हैं। रोहान फिर से वानरसेना को देखकर बोलता है कि घर चले, अंशिका इंतजार कर रही होगी, आज हमारे बेटी की शादी है। तो रुद्र ने भी गुस्से में मुट्ठी बना ली है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उसने एक बार नील की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और फिर नील को भी नहीं समझ में आया कि आखिर रुद्र को गुस्सा क्यों आ रहा है, इसीलिए उसने भी अब रुद्र की बाजू पकड़ी और फिर बोलता है कि घर चलते हैं यार, अंशिका की विदाई भी तो करनी है, प्लीज अब ना अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कर ले, यहाँ पर कोई भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरमान के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा था कि उसकी शादी में ही ये सब कुछ होना लिखा हुआ था। थोड़ी देर के बाद सब प्रताप हाउस वापस आ जाते हैं। अरमान जब अंदर गया तो उसने सबसे पहले देखा कि अंशिका अभी भी मंडप में वैसी की वैसी ही बैठी है जैसे वो उसे छोड़कर गया था मंडप में। अरमान ने भी अब टाइम देखा तो उसे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अंशिका जो कि अभी वहां से 1 सेकंड के लिए भी नहीं उठी थी और ना ही उसने कुछ खाया पिया था, वो तो बस अभी भी इंतजार में अरमान के ही बैठी थी। अरमान को जब शिखा ने वहां पर देखा तो वो सबसे पहले भागती हुई उसके पास आती है। अरमान ने भी अपनी माँ को प्यार से गले लगा लिया। शिखा ने भी अपने आंसू पोंछकर उसे सबसे पहले अरमान की आंखों में देखते हुए कहा कि क्या सच में तूने किसी का खून किया है, बता बता क्या तूने सोमनाथ राठौड़ को मारा है। तो अरमान अभी कुछ भी बोलता उससे पहले ही रोहान बीच में आकर बोलता है कि अरे माँ, क्या आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है कि क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे किसी का कभी भी मर्डर कर सकते हैं। तो शिखा ने भी रोहान की तरफ देखकर हल्के से गुस्से में कहा कि तू चुप रहे, समझा, तू तुझसे नहीं पूछ रही हूँ, अरमान से पूछ रही हूँ, बीच में आने की जरूरत नहीं है। फिर उसने अरमान की तरफ देखकर कहा कि अब बता मुझे, बता क्या तूने सच में किसी का खून किया है, क्या किसी को तूने सच में मारा है। तो अरमान ने भी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा कि माँ आपको लगता है क्या कि मैं किसी का खून कर सकता हूँ, मैंने किसी को भी नहीं मारा है, मैंने आज तक मच्छर तक नहीं मारा है माँ, इतना बड़ा इंसान मारना तो दूर की बात है, मैं इतने बड़े इंसान को कैसे मार सकता हूँ, आप ही सोचिए। तभी शोभित ने भी शिखा को संभालते हुए कहा कि आप जाने दो ना, मंडप में बैठना है उसे, आज उसकी शादी है, पहले उसकी शादी हो जाने दो। अरमान ने एक नजर अंशिका को देखा जो कि नम आंखों से अभी उसे ही देख रही थी, फिर वो जूते उतार कर सीधा अंशिका के पास मंडप में जाकर बैठ जाता है। अरमान के चेहरे की मुस्कुराहट तो एकदम से बढ़ चुकी थी। अंशिका अरमान को देखे जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह गया था। अरमान ने अपने अंगूठे से प्यार से अंशिका के आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि थैंक यू मेरा इंतजार करने के लिए, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। फिर उसने पंडित जी की तरफ देखा और कहा कि पंडित जी मंत्र पढ़िए, शादी तो आज ही होगी हम दोनों की। अरमान और अंशिका जो कि अब फेरों के लिए खड़े हो गए थे, दोनों के ही फेरे हो रहे थे और फिर रुद्र का गुस्सा तो अब बढ़ता जा रहा था, उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। नील ने रुद्र की तरफ एक नजर देखा और फिर शुभ के कान में धीरे से कहा कि यार इसे क्या हो गया है, ये इतने गुस्से में फूल क्यों रहा है, इसे किसी ने कुछ कह दिया है क्या। तो शुभ ने भी अपना सलाइवा गटकते
हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें पता चल गया हो कि सोमनाथ का मर्डर रोहान ने किया है और इन्हें पता चल गया हो कि असली कातिल तो रोहान है। और फिर ये सुनते ही नील के चेहरे का रंग तो एकदम से उड़ गया था। वो अभी कुछ बोल नहीं रहा था, उसे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और तभी शुभ ने फिर से कहा कि भाई मैं तो विदा करते ही अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाऊंगा और अपना दरवाजा भी बंद कर लूंगा। आप जानो आपका छोटा भाई जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो नील ने भी शुभ की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा कि भाई मैं तो घर से ही भाग जाऊंगा। अब तो बुढ़ापे में इन बाप बेटे की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तो इस घर से आज विदा लेने वाला हूँ। जब से रोहान इस घर में आया है ना एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि इन दोनों बाप बेटे की बहस ना हुई हो। हर रोज इन दोनों में कुछ ना कुछ खटर पटर होती रहती है। तभी नील भी वहाँ पर आता है और फिर दोनों को देखकर बोलता है कि यार क्या हुआ है, तुम दोनों इतने ज्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो। तो शुभ ने कहा कि हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जरा अपने साले को देखो कैसे गुस्से में आग बबूला हुआ बैठा हुआ है। आज कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है, आज तो ज्वालामुखी फटकर ही रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस इंतजार कर रहे हैं कि ये शादी कब खत्म होगी और अंशिका की विदाई कब खत्म होगी यहाँ से। तो निहाल बोलता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे पता चल गया हो कि सोमनाथ को रोहान ने ही मारा है और फिर तभी ये आग बबूला बनकर बैठा है। तो नील ने और शुभ दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निहाल भी हैरानी से बोलता है कि भाई मैं तो शादी खत्म होते ही अपनी नव्या को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। मुझे ना कोई भी लेना देना नहीं है तुम लोगों से। एक लंबे ट्रिप के बाद ही वापस आऊंगा, तब तक रुद्र का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और घर में खुशियां भी आ जाएंगी। तो नील बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इसे पता चल गया ना कि हम तीनों को पहले से ही पता था तो सबसे पहले तो हम ही यहाँ पर नपेंगे, सबसे पहले हमको ही निपटा देगा ये। और फिर शुभ ने कहा कि यार अब जो होगा ना देखा जाएगा भाई, प्लीज हमें तो फिर भी डांट कर छोड़ देगा ये, लेकिन रोहान उसका तो पता नहीं क्या ही करेगा। मेरा रोहान बेचारा कैसे झेल पाएगा अपने बाप का गुस्सा। तभी नील बोलता है कि यार अब तो भगवान ही जाने क्या करेगा ये, देखते हैं कि क्या होगा, तब तक तो चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। तो वहीं बंदरों की टुकड़ी तो अंशिका और अरमान दोनों पे ही फूल बरसा रही थी। बंदरों की टुकड़ी बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन संकल्प वो तो बस अपनी सिया पर फूल डाल रहा था। सिया ने भी ध्यान नहीं दिया और फिर संकल्प कितनी देर से उस पर फूल डाल रहा है। संकल्प जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था वो कंटिन्यू बस सिया पर ही फूलों की बरसात करे जा रहा था, फूलों के द्वारा ही अपने प्यार की बौछार कर रहा था। वो तो बस एक टक सिया को ही देखे जा रहा था। जैसे ही सिया ने अपने लेफ्ट साइड में एक नजर उठाकर देखा, वैसे ही संकल्प ने जल्दी से अपना चेहरा मंडप की ओर कर लिया और फिर सिया और फिर से मंडप की तरफ देखने लगती है और फिर संकल्प जो कि मंडप की तरफ फूल फेंकने लगा। थोड़ी देर में ही सिया वहां से चली गई और फिर निर्भय आकर खड़ा हो गया। संकल्प ने फिर से शरारत करते हुए निर्भय पर फूल फेंकना शुरू कर दिया। उसे तो पता ही नहीं था कि सिया वहां से जा चुकी है और फिर निर्भय को एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो उसने भी वहीं पर संकल्प का हाथ पकड़ा और फिर कस कर मरोड़ कर बोलता है कि साले तुझे हर जगह सिया ही क्यों दिखाई देती है, हर जगह सिया थोड़ी ना खड़ी मिलेगी तुझे, पागल हो गया है क्या, कम से कम देख तो ले कौन पर खड़ा है, कौन कहाँ पर खड़ा है, किस पर तू फूल बरसा रहा है। संकल्प ने निर्भय को देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया और मुंह बनाते हुए बोलता है कि तुझे थोड़ी ना शर्म आती होगी यार, तू अपनी निशी के पास जाना, यहाँ पर क्यों खड़ा हो गया, जब देखो बस मेरे आस पास ही मंडराता रहता है, क्या तुझे कोई और जगह नहीं मिलती है क्या। निर्भय ने एक बार फिर से संकल्प को वार्न करते हुए कहा कि साले देख घर में पहले ही बवाल मचा हुआ है बहुत ज्यादा, ऐसी कोई भी हरकत मत कर दियो कि बड़े पापा तेरी ही गुद्दी नाप दे, समझा, तू चुपचाप से खड़ा रहे। तो संकल्प ने अगले ही पल अपने सीने पर हाथ रखा और फिर सिया की तरफ देखते हुए प्यार से कहा कि यार जब प्यार किया तो डरना क्या, अब मुझे किसी की भी डर नहीं है यार, प्यार किया तो कोई चोरी थोड़ी ना की है, घुट घुट कर आहें भरना क्या, अब मैंने प्यार किया है तो खुले आम किया है ना। तो निर्भय भी अब अगले ही पल संकल्प का गाल पकड़ लेता है और फिर दबाते हुए गुस्से से बोलता है कि साले कुत्ते चुप हो जा, चुप, समझा, बहुत ज्यादा बोलने लगा है, तेरी बातें मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती हैं, मैं तुझे जान से मार दूंगा, चुप रहा कर तू, समझा, चुप हो जा अभी के अभी। और फिर जैसे ही अगले पल उसका गाल वो छोड़कर वहां से गुस्से से चला गया तो वहीं दूसरी तरफ रोहान भी अब रूही के पास खड़ा हुआ था। रूही ने तो बस रोहान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। रोहान ने भी रूही के बालों को हल्का सा चूम कर प्यार से कहा कि फिक्र मत करो, प्लीज तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो जाती है रूही, मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक इस फैमिली
पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी हमारे परिवार का कुछ भी नहीं कर सकता हो। लेकिन थैंक यू, तुम अगर मुझे मैसेज नहीं करती ना तो शायद ये शादी अभी नहीं हो रही होती। तो रूही ने भी अब रूहान की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं जितना भी समझती हूँ ना, मैंने ये देखा है कि अरमान और अंशिका दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था जब अरमान मंडप से उठ गया था और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और फिर अंशिका की आंखों में भी मैं आंसू नहीं देख सकती हूँ। रूहान ने भी अब रूही की साइड से गले लगाते हुए कहा कि अब देखो ना, तुम ना दुख मत मनाओ, खुशी मनाओ खुशी। अब तो फाइनली अरमान और अंशिका की शादी हो गई है ना। तो दिव्यांश जो कि अभी आइसक्रीम काउंटर पर खड़ा हुआ था और फिर आइसक्रीम लेकर नियति के पास आ जाता है। नियति जो कि मुंह बनाकर बोलती है कि ये वाली आइसक्रीम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे नहीं खानी है ये आइसक्रीम। तो दिव्यांश ने भी थोड़ा सा इरिटेट होकर नियति के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर अपना सिर रख लिया और फिर चेहरा उठाकर नियति को देखकर बोलता है कि यार तुम ना चौथी बार मुझे भेज रही हो आइसक्रीम लाने के लिए, थोड़ा तो मुझ पर तरस खाओ, कितना ज़्यादा अपने पति को दौड़ाती रहती हो, क्या तुम ये आइसक्रीम नहीं खा सकती। तो नियति के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी दिव्यांश के हाथ से वो आइसक्रीम का कप लिया और फिर उसे खाते हुए प्यार से बोलती है कि चलो ठीक है, अब आप ले आए हो इतने प्यार से तो फिर इसे ही खा लेती हूँ, अब आपको नहीं भेजूंगी, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं ना जो चीज़ मंगाऊंगी आपसे वही चीज़ लाना। तो दिव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जो हुक्म शहजादी का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, आपके शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं होगी। तो वहीं मंडप में अरमान ने भी अब अंशिका को मंगलसूत्र पहना दिया था और फिर उसकी मांग भी भर दी थी और तभी पंडित जी ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि आप दोनों की शादी संपन्न हुई, बड़ों का आशीर्वाद लेकर इस शादी को मान बढ़ा दीजिए। अरमान और अंशिका दोनों ही अब मंडप से खड़े होते हैं और फिर उन्होंने सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर मंडप से उतरकर नीचे आ जाते हैं। दोनों ही अब घर के बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं और सब ने अब दिल से उन दोनों को ही आशीर्वाद दे दिया था। सबके चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी और देखते ही देखते अंशिका की विदाई का टाइम भी हो चला था। देखते ही देखते अब अंशिका की विदाई होने लगी थी और सबकी आंखें फिर से नम हो चुकी थी। सबको दुख हो रहा था कि अंशिका अब उन लोगों से दूर जा रही है, हालांकि बस उसे सामने ही जाना था, लेकिन फिर भी अब जाना तो परमानेंट के लिए उसे सचादेवा हाउस में ही था, इसीलिए सबकी आंखें फिर से गीली हो चुकी थी। तो वहीं सबको रोता हुआ देखकर बंदरों की टुकड़ी भी अब एकदम से रोने लगती है, धड़ाके मारकर रोने लगी और फिर सब ने बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा तो सब हैरान थे। संकल्प चिल्लाता हुआ बोलता है कि हाय हाय, मेरी इकलौती बहन मुझे छोड़कर जा रही है, कैसे जीऊंगा मैं अपनी इकलौती बहन के बिना, रुक जा ना यार। इतना कहकर वो सिया के कंधे पर अपना सिर रखकर फिर से रोने लगता है। सिया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी संकल्प के ऐसे सिर रखने से, लेकिन उसे लगा कि शायद सच में संकल्प को अंशिका की विदाई का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है और इसीलिए वो शायद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तभी निर्भय भी जोर जोर से रोता हुआ आया और फिर उसने सबसे पहले संकल्प की बाजू पकड़ी और फिर सिया से थोड़ा सा दूर किया और फिर रोते रोते बोलता है कि बंदरों की सरदारनी, तुम चली जाओगी तो हम कैसे रहेंगे, सब बंदरों की सरदारनी जाएगी तो हम पर हुक्म कौन चलाएगा अब। तो संकल्प ने गुस्से में निर्भय को घूर कर देखा, लेकिन सबके सामने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि निर्भय ने जानबूझकर उसे सिया से दूर किया है, वो जानबूझकर ऐसे एक्टिंग कर रहा है ताकि संकल्प सिया से दूर रहे। और तभी दक्ष और धैर्य भी अब सीने पर हाथ मार मार कर तेज तेज से रोने लगते हैं, जैसे उन्हें अंशिका की विदाई का कितना ही ज्यादा दुख हो रहा हो। वो सच में आज बहुत ही भयानक तरीके से एक्टिंग कर रहे थे। तो अंशिका को भी आखिरकार हंसी आ जाती है और फिर उसने सबको देखकर कहा कि क्यों इतनी ज्यादा नौटंकी कर रहे हो तुम सबके सब, मुझे पता है कितना ज्यादा दुख हो रहा है तुम सबको। तो नील ने भी अब बंदरों की टुकड़ी को डांटते हुए कहा कि कभी तो सीरियस हो जाया करो तुम सबके सब, सच में वो अब परमानेंट के लिए चली जाएगी यहाँ से। और तभी अंशिका ने भी नील को अब गले लगाया और फिर उसकी आंखों में भी हल्के हल्के आंसू आ गए, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। नील ने अंशिका के बाल को चूमकर प्यार से कहा कि बच्चे, जो मैंने समझाया है तुझे उसे अच्छे से याद रखना, वैसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम अरमान का हर वक्त साथ दोगी, हर कंडीशन में उसके साथ रहोगी और फिर मैं यही चाहता हूँ कि तुम अरमान का हर वक्त साथ दो, हर कंडीशन में उसके साथ खड़ी रहो। सबसे मिलने के बाद आखिर में अंशिका रुद्र के पास जाती है। रुद्र को अभी गुस्सा बहुत तेज आ रहा था, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे विदा नहीं करना चाहता था वो। उसने भी अब अपनी बेटी के माथे को प्यार से चूमकर बोला कि नील ने जो कहा है ना उस पर अमल करना बेटा, तुम कभी भी कोई गलती मत करना अपने ससुराल में जाकर, तुम मेरी बेटी हो, समझ रही हो ना।
प्रॉब्लम से कभी भी भागना मत, हमेशा उसका फेस करना, हमेशा डट कर सामने करना। अंशिका ने भी अपने आंसू को पोंछा और फिर अपने पापा का कॉलर ठीक किया और फिर अवनी किट्टू ने भी उसे गाड़ी में बैठा दिया। और तभी संकल्प बोलता है कि इतनी दूर तो ये पैदल भी चली जाएगी, गाड़ी में बैठाना जरूरी है क्या? ऐसे गाड़ी में क्यों बैठा रही हो? ऐसे ही चली जाएगी ना, जा जा बंदरिया, ऐसे ही चला जा। और तभी निर्भय ने भी संकल्प को मारते हुए कहा कि अबे ऐसे डायरेक्ट नहीं जाते हैं, तू नहीं समझेगा, तू पागल है पागल। संकल्प ने अपने बालों में हाथ मारा और फिर स्टाइल से सिया की तरफ देखकर बोलता है कि बड़े प्यार से, ओ तो मेरी शादी कर दो ना, मुझे भी पता चल जाएगा कि कैसे विदाई होती है, मुझे भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और फिर कैसे विदाई होने के बाद घर में कैसे रहते हैं सब। तो थोड़ी देर में ही अंशिका की गाड़ी अभी वहाँ से चली गई थी और फिर वो कॉलोनी का एक चक्कर लगाकर सीधा सचदेवा हाउस चली जाती है। अंशिका की गाड़ी अब जाते ही नील ने चंद्रकला जी के आंसू पोंछे और फिर कहा कि जाने मन क्यों रो रही हो तुम, अपने आंसुओं को वेस्ट कर रही हो तुम, चलो ना चलकर सो जाओ आराम से, बहुत ज़्यादा थक गई होगी। तो दादाजी को तो पता भी नहीं था कि उनकी लाडली पोती विदा हो गई है। तभी चंद्रकला ने नील के गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारकर कहा कि तो उन्हें क्यों नहीं जगाया तूने, क्यों नहीं जगा के लाया? वो बेचारे कितने ज़्यादा परेशान होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि अंशिका की विदाई हो गई है। नील भी बोलता है कि अरे जाने मन, मैंने तो बस आपको उठाने की ही कमिटमेंट की थी ना, तो बस वो मैंने पूरी कर दी है। संजय के पिताजी को सोने दो ना, वैसे भी उनके पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, आराम करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। इतना कहकर नील चंद्रकला को उसके कमरे तक लेकर आ जाता है और फिर अब नील जो कि बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो तो अच्छे से जानता था कि रोहान और रुद्र का कलेश होने वाला है अब, लेकिन ये भी वो जानता था कि उसके अलावा रोहान को रुद्र से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो नील ने भी अब चंद्रकला को बेड पर आराम से लेटाया और फिर ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर कुछ देर तक वहीं पर बैठा रहता है। वो बस बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर रुद्र अभी कितना ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन अभी तो बिल्कुल शांति थी, उसके कानों में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई तो नील के दिल में एक सुकून आ जाता है। नील का दिल अभी फिर से जोरों से धड़क रहा था। तभी चंद्रकला बोलती है कि अब क्या यहीं पर बैठा रहेगा तू, जा जाकर तू भी आराम कर ले, थक गया होगा ना, जा अपने कमरे में जा। और तभी अवनी भी कमरे में आती है और फिर उसके हाथ में दादी के लिए खाना था। अवनी बोलती है कि दादी आप कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो चंद्रकला ने फिर से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं अवनी, अब थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद ही खा लूंगी, तू ना अपने पति को ही खिला दे, इसने कुछ नहीं खाया है आज। अंशिका की विदाई के चक्कर में अवनी ने भी फिर से कहा कि दादी आपका फेवरेट आइसक्रीम लेकर आई हूँ, थोड़ी सी खाकर तो देखिए कैसी है। तो लेकिन दादी फिर से बोलती है कि नहीं नहीं अवनी, अब सच में कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी भूख नहीं है, जाओ जा तुम दोनों जाकर आराम कर लो और जो मन आए वो खा भी लेना क्योंकि तुम दोनों भी बहुत देर से काम कर रहे हो। अवनी तो वहाँ से चली जाती है लेकिन नील अभी भी वहीं पर बैठा रहता है। तो दादी बोलती है कि क्यों बैठा है तू, अभी तक कुछ हुआ है क्या, जा क्यों नहीं रहा है? तो नील ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर दादी ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर अपनी चादर को मुंह पर पूरी तरह से ढक लिया। नील ने भी हल्के से गुस्से में बोलता है कि यार चंद्रकला ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, अब मेरी पूरी बात तो सुनो। तो दादी भी जानबूझकर नींद की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि नील मुझे ना सच में बहुत ही तेज नींद आ रही है, जा जा चला जा तू, और हाँ जाते जाते हमारे कमरे की लाइट जरूर ऑफ कर देना, मुझे ना अब उठने की बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो नील भी अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि यार चंद्रकला हद करती हो तुम, हमेशा ही मेरी ही बैंड बजाती रहती हो। लेकिन दादी तो अभी ऐसे हो गई थी जैसे उसने नील की कोई भी बात सुनी ही नहीं। और फिर तभी बाहर से तेज आवाज रुद्र की आती है कि नील नील तू बाहर आएगा या फिर मैं दादी के सामने ही रोहान को लेकर वहां पर आ जाऊं, जल्दी से जल्दी निकल कर आ बाहर, समझा तू? तो नील का दिल तो अब जोरों से धड़क रहा था और वो उम्मीद भरी नजरों से अब दादी की तरफ देख रहा था जिसने पहले ही अपना चेहरा चादर से अच्छे से कवर कर लिया था। और फिर दादी धीरे से बोलती है कि जा जा जल्दी चला जा, मेरे सामने दोनों ही भाई लड़ोगे ना तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, मैं इस उम्र में तुम दोनों को ऐसे लड़ता हुआ नहीं देख पाऊंगी, जो भी बात करनी है ना जाकर बाहर ही सुलझा लो तुम, मुझे और संजय के पिताजी को परेशान बिल्कुल भी मत करना, जा भाई जा जल्दी जा, तेरा भाई तुझे बुला रहा है, नहीं तो वो खुद ही अंदर आ जाएगा। नील तो अभी हैरानी से चंद्रकला को देख रहा था और फिर उसने भी दादी के चेहरे से हल्की सी चादर उठाई और फिर दादी ने भी एक मुस्कुराहट नील को पास कर दी। नील बोलता है कि ढंग से सो जाओ दादी, सांस घुट घुट कर सोने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जा रहा हूँ बाहर आपके पोते से लड़ने के लिए, पता नहीं आज कौन सी बिजली प्रताप हाउस में गिरने वाली है, क्या हाल करेगा रुद्र मेरा। दादी भी इस उम्र में कहाँ कम थी, उसने भी
अपना एक हाथ नील के सिर पर प्यार से रखते हुए बोलती हैं कि यशवी भव विजय भव। तो नील के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी बोलता है कि दादी, पापा के सारे गुण मेरे अंदर ही क्यों आ गए हैं? एक आधा गुण रुद्र के अंदर भी हो जाता तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं, रुद्र के अंदर तो सारे के सारे गुण दादाजी के ही भर गए हैं। इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या करेगा रुद्र नील और रोहान के साथ, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट।